एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पंडित था, जो अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र को मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफ़ी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे और पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो देखने में बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था। वो भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा चलो अच्छा है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसको उसके नाम से बारे में क्या लेना देना। फिर उन्हें आगे कुछ पूछा नहीं, उचित भी नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है, पंडित जी अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास आ गया। चलते चलते दोनों एक गांव में से दूसरे गांव के बाहर पहुँचे, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी। तो पंडित के मित्र का गांव अभी काफ़ी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी। तो पंडित ने सोचा कि पूरा दिन चले हैं, थकावट भी लगी है, इसलिए आज की रात इसी मंदिर में रुक जाते हैं और भूख भी लगी है तो भोजन भी कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम करके फिर सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, मैं अभी देकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में आके खा लूँगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि ये व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ कोई न कोई मुसीबत ज़रूर हो जाती है, किसी न किसी की हानि ज़रूर हो जाती है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से इस बारे में कोई बात नहीं करी। थोड़ी देर बाद में फिर एक गांव आया। महाकाल ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलूँगा। इतना कर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं गए, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि वह कहाँ जाता और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगे कि एक आदमी को सांप ने डस लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित जी के पास आ गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी महसूस होते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच में आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ? पंडित जी ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों की प्राण हरण करना मेरा काम है जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इसी की बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित जी थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी दोस्त की है जिसको मिलने के लिए तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही होगे। यह बात सुनकर पंडित जी ठिठक गए और बड़े पसोपेश में पड़ गए कि यदि वास्तव में वह महाकाल
एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण उसके बचपन के घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम अपने मित्र के मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि जो तुम सोच रहे हो वह मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति तो नहीं बदल जाएगी ना। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनने के बाद पंडित जी को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में यमदूत ही है। इसलिए वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इसी हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वो मुड़ा, सामने से उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो बचपन से गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था, ना पंडित को आवाज़ दे करके रोक पा रहा था। जैसे वो पंडित के पास आया, अचानक न जाने क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का आश्चर्य भरी नज़रों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे जल्दी जल्दी आ रहा था। क्योंकि वो अपाहिज था, गूंगा था, इसलिए ना तो आवाज़ दे सकता था आपको और ना ही वो जल्दी चल पा रहा था। तो उसने बहुत तुम तक पहुंचने की अपनी पूरी ताकत लगा दी और तुम्हारे तक पहुंचने की कोशिश में वो आवश्यकता से ज़्यादा शरीर की शक्ति का ह्रास किया, जिसके कारण से बुढ़ापे में शरीर में बचपन जैसी जवानी तो रहती नहीं है और वो हृदयघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई है। और उसकी वजह तुम ही हो, क्योंकि वो तुमसे मिलने के हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही वो ये सब कर रहा था और वो अपनी सीमाओं को लाते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। चूँकि पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता, वह सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और लेकिन साथ साथ उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा कि अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और की व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने और जानने का समय ही नहीं होता है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी की भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी और किस संदर्भ में होगी, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उससे मुझे देखकर यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होंगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज के ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण ही नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति से जो कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया।
लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है, और वह उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो पंडित ने भी किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई मंत्री, ज्ञानी मंत्री होते हैं, और उन सब की मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई भी ना कोई भेद समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह पंडित किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो मृत्यु ही नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, तो उसने पंडित को अपने महल में रहने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा, और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु का समय टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, और इस बीमारी के बारे में स्वयं भी नहीं जानता था, और ना तो किसी चिकित्सक से उसका इलाज कराने का सोचा भी। जब पता ही नहीं था तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही हो। उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा, और वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। चूँकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे रोकने को किसी तरह से कोई पूछताछ नहीं की। अस्तबल में पहुंचकर सबसे तेज़ दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद में ही बेहोशी की हालत में राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया, और संयोग यह हुआ कि उस महल में किसी पहरेदारों ने उसे रोका ही नहीं, कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर में गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बड़ा क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा कैसे। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा, और देखते इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान भी सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। इस राज्य में कैसे पहुंचा यह मैं नहीं जानता। मैं आपके शहर में कैसे आ गया, आपके राज्य में किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, वो होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब में पंडित जी बोले कि पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी जो थी उसके साथ घटी थी, वो सब सुना दी, और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। यह तो सरासर आत्महत्या ही होगी, और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊँगा। राजा को पंडित की सारी बात थोड़ी
उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा हो। इसलिए पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन ये तुम झूठ कह रहे हो, तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित जी की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे हुए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से वह पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इसे अंतिम बार उसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके मिलने के बाद इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो, और यदि राजा द्वारा फांसी दी गई तो सज़ा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके एक सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ही ऐसा आदेश सुनाया, पंडित के लिए सूत के कच्चे धागे की फांसी का फंदा बनाया जाए और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाए। सभी खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा, ना राजा का वचन झूठा होगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से, और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का पूरी तरह से शरीर शांत पड़ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमज़ोर सूत से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो होकर रहता है। हम चाहे कितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित हो चुका है। हम रत्ती भर इधर उधर नहीं कर सकते, इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके। मिलते हैं नई कहानी में, नई वीडियो में, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।